हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो वीडियो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, फोटोसिंथेसिस मीन्स इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे जो प्लांट फूड बनाता है वो कैसे बनाता है। क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए कि प्लांट जो प्रोसेस है फूड बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि जो फूड बन रहा है उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू निकलता है वो कैसे निकल रहा है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो देर नहीं करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखो और अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक रख लेना। और आप लोगों को सिंपल वे में लगेगा यार ये कितना इतना सिंपल वे है, जब इतना अच्छा अच्छा वीडियो है तो मैं क्यों देखूं। देखिए, ये वीडियो देखने की एक खास बात है कि मैं इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। जितना भी डाउट है, जो बेसिक है वो एकदम मजबूत हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, पहला पैराग्राफ में कुछ लाइनों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट लाइन है उन्हीं को हाईलाइट किया हुआ है। और ऐसे पहला चैप्टर में वही पढ़ना हम लोग को कि चैप्टर में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट यही सब है, तो कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो शुरू करते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हम लोग जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सब तो वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे। जो कार्निवोरस होता है, जो सिर्फ मांस खाते हैं, वो भी तो इनडायरेक्टली प्लांट पे ही ना डिपेंड होते हैं। क्योंकि हार्बीवोरस प्लांट खाएंगे तो फिर वही हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं। इसीलिए जितने भी एनिमल्स होते हैं, सब ह्यूमन बींग सब प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? देखिए, ऑटो मीन्स का मतलब क्या है, खुद भी खुद। जैसे कहते हैं ऑटोमेटिक, मैंने खुद। तो ट्रॉप होता है खाना बनाना, तो जो खुद से खाना बनाए ना उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जितने प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, और इसी पे सब एनिमल डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो जो डिपेंड रहेंगे, जो खुद से खाना नहीं बनेंगे, उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं। Green plant carried out photosynthesis, a physiochemical process by which they use light energy to derive the synthesis of organic compounds. तो इसमें एक डेफिनीशन दे रहा है कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनीशन क्या है। तो पहला तो हम लोग देखेंगे वर्ड फोटोसिंथेसिस। इसको ब्रेक करेंगे, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वर्ड को ब्रेक करेंगे तभी मतलब पता चलेगा। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। तो लाइट के प्रेजेंस में लाइट का यूज़ करके हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को। तो इसमें क्या है कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी यूज़ हो रहा है, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी यूज़ हो रहा है, तो केमिकल यूज हो रहे हैं और लाइट एनर्जी के साथ इनको यूज़ करते हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, यही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। Photosynthesis is important due to two reasons. It is the primary source of all food on earth. It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants. इसमें कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है दो कारणों से। एक तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो इससे वो फूड बनता है। जैसे जितने तरह के हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, जो भी आटा खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब तो प्लांट से ही आ रहा है, तो हम लोग को फूड मिल रहा है। वो हो गया फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जो हम लोग ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, तो वो भी प्लांट से ही मिल रहा है। और ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उसका क्या रोल होता है हमारे बॉडी में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन में। कि हम लोग जैसे सोचते हैं ना, किसी ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतना ही ना। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, और उसका डाइजेशन से बहुत बड़ा लिंक होता है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बने रहें मेरे साथ। और मैं एक एक करके सारे के सारे टॉपिक कवर करके ईजी कर दूंगा आप लोगों के लिए बायोलॉजी। आप लोगों को लगेगा नहीं यार बायोलॉजी इतना ईजी है, हम लोग कहाँ इसको हार्ड समझ रहे थे। मैं इतने ईजी से इतना लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो आप लोग तुरंत ईजी
हल कर दोगे, जैसे कि नीट के हुए उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, ये लिखा हुआ। ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। Some simple experiments you may have done in earlier classes have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, light and carbon dioxide are required for photosynthesis to occur. इसमें यह कह रहा है कि जैसे कि आप लोग पहले से जानते हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, कुछ तो जानते ही हो, जैसे कि उसका फॉर्मूला ही जानते हो, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया होगा आप लोगों ने पीछे, जितने भी पुराने क्लास होंगे, 9 क्लास 10 क्लास, इस सब में एक्सपेरिमेंट किया होगा। उसमें देखा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। उसके लिए लाइट ज़रूरी होता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है, उसके लिए वाटर ज़रूरी होता है, और उसके लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल क्या होगा, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ये वही पिगमेंट है जिसमें कि सारे रिएक्शन चलेगा फोटोसिंथेसिस का और फूड बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with black paper and exposed to light. तब इसमें कह रहा है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि स्टार्च फॉर्मेशन क्या है। स्टार्च वही है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, तो दो लीफ में एक्सपेरिमेंट किया, एक वेरीगेटेड लीफ जो कि सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज था, एक था ऐसा लीफ जिसका ब्लैक पेपर से आधा कवर किया हुआ था। ठीक है, तो उसमें यह देखा गया कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में हुआ, जो पार्ट सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज है, जो कि कवर नहीं है किसी भी चीज़ से, उसी में देखा गया कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है और फूड बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton which absorb carbon dioxide, while the other half is exposed to the air. The setup is then placed in light for some time on testing for the presence of starch. Later in the two parts of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch while the portion that was in the tube tested negative. इसमें ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट और किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें भी एक ग्रीन पत्ता मनी कि ग्रीन लीफ को डाल दिया और उसमें एक KOH सॉल्यूशन सोक्ड कॉटन डाल दिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है, और एक उसका आधा पार्ट को हम लोगों ने बाहर रख दिया। ठीक है, तो इसमें यह देखा कि जो लीफ का पार्ट जो बाहर एक्सपोज्ड है सनलाइट में, उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, उसमें फूड बना, और जो अंदर की ओर है उसमें नहीं बना। उसमें क्यों नहीं बना, क्योंकि कॉटन तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जो साइंटिस्टों ने किया था। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है जॉन प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट। तो जॉन प्रिस्ले ने क्या किया था, तो जॉन प्रिस्ले ने बेसिकली एक जार लिया था। ठीक है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक जार है शीशे का, उसमें जॉन प्रिस्ले ने कैंडल रखा था और चूहा को रखा था। ये देखिए ऊपर में ये वाला, ये सबसे पहले ये हुआ था। इसमें रखा था कि एक कैंडल, एक जार में कैंडल रखा और चूहा रखा। तो उसमें फिर देखा कि जब कुछ समय बाद जब कैंडल बुझ गया तो चूहा भी वहाँ मरा हुआ था। ठीक है, तो कैसे मरा हुआ था भाई, क्यों, क्योंकि इसीलिए मरा हुआ था कि जो कैंडल से जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, चूहा भी वही चीज़ छोड़ रहा है, हम लोग इंसान लोग भी वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ बेसिकली है कि जितने भी अब बचे हुए ऑक्सीजन थे वो कैंडल भी यूज़ कर लिया जलने के लिए लाइट, और चूहा भी यूज़ कर लिया, तो ऑक्सीजन बचा ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर गया जार में। तो जिससे क्या हुआ कि लाइट भी ऑफ हो गया और चूहा भी मर गया, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और लाइट के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। फिर इसके बाद प्रिस्ले ने क्या किया, अब इसके बाद प्रिस्ले ने किया कि कैंडल रख दिया जला हुआ, चूहा भी रख दिया और उसमें एक मिंट का प्लांट रख दिया। तो इसमें देखा कुछ समय बाद कि कैंडल भी जल रहा है, चूहा भी जिंदा है और प्लांट को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे हुआ,
तो इसमें ये देखा प्रश्न ने कि जो प्लांट जो प्रोडक्ट निकाल रहा है ना, उससे कैंडल जल रहा है, उससे चूहा भी जिंदा है, और चूहा जो और कैंडल जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उससे प्लांट जिंदा है, वो उससे उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तीनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कैंडल से और चूहा से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसको प्लांट ने ऑब्जॉर्व किया, प्लांट से ऑक्सीजन निकला, उसको चूहा और कैंडल ने यूज़ किया। इस तरीके से देखा कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो इसमें प्रेस्टन ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से ही है, तो यहाँ डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन, प्लांट के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में प्रिस्ले का हाइपोथेसिस निकला कि जो जो इन्वायरमेंट जो डिस्टर्ब हुआ था, जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट है, उसको प्लांट ने रिस्टोर कर दिया, इसीलिए कैंडल भी जलता रहा और एनिमल भी सांस लेता रहा। अब अगला साइंटिस्ट पे आते हैं। अब अगला साइंटिस्ट का नाम है जैन इंगेज हाउस। जैन इंगेज हाउस जो 1730 से 1799 तक थे, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये देखा कि जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है ना, चाहे वो लीव्स हो या कहीं आपको किसी स्टार्क होते, सॉरी, स्टॉक, जो डंठल होते हैं वो सब में, तो उन्होंने जैन इंगेज हाउस में बताया कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है सिर्फ वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है और वहीं से रिलीज होगा ऑक्सीजन, और किसी जगह में नहीं होगा। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगा, तो प्लांट के ग्रीन पार्ट से। पढ़ते हैं कुछ डिटेल में इनके बारे में। जैन इंगेज हाउस so that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candles or breathing animals. Inges house is an elegant experiment with an aquatic plant so that in bright light some bubbles were formed around the green part while in the dark they did not. Later he identifies these bubbles to be of oxygen. जैसे एक्वाटिक प्लांट का यूज़ किया था इंगेज हाउस ने, और उसमें देखा कि भाई जब एक्वाटिक प्लांट को सनलाइट में रखा तो उसके जो ग्रीन पार्ट है उसके अराउंड में बबल्स फॉर्म हो गया, और जब डार्क में रखा था वही प्लांट को तो उसमें कोई बबल्स फॉर्म नहीं हो रहा था उसके ग्रीन पार्ट या डार्क पार्ट में। तो जब इंगेज हाउस ने देखा कि ये जो बबल फॉर्म हो रहा है ग्रीन पार्ट के अराउंड में, ये ऑक्सीजन है, तो वहीं से पता किया था इंगेज हाउस में कि एक तो सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए, और दूसरा क्या है कि ग्रीन पार्ट जो है उसी से सिर्फ ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला साइंटिस्ट आता है जूलियस ऑन वॉन सेचस। तो इसको ज़रा मैं बताने से पहले थोड़ा पानी पीना चाहूँगा, तो कुछ सेकंड के लिए ब्रेक है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है जूलियस वॉन सेचस। ये 1854 की बात है। इन्होंने क्या किया था ये देख लेते हैं। तो बेसिकली ठीक है, जूलियस वॉन सेचस जो 1854 में आया, उन्होंने साइंटिस्ट दिया था अपना एक्सपेरिमेंट, उसमें ये बताया था कि जो फूड बन रहा है ना वो क्या बन रहा है, बेसिकली वो क्या है, तो वो है ग्लूकोज, और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज, लेकिन प्लांट उसको जब स्टोर करेगा तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो जूलियस वॉन सेचस provided evidence for production of glucose when plant grow. Glucose is usually stored as starch. His later studies show that the green substance in plants, chlorophyll as we know it now, is located in special bodies later called chloroplasts within plant cells. He found that the green parts in plants is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. तो जूलियस वॉन सेचस ने क्या बताया कि भैया जो ग्रीन पार्ट है ना प्लांट का, वहीं फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो तो पहले ही बता दिया था जैन इंगेज हाउस ने। तो इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, और उसको प्लांट स्टोर कैसे कर रहा है, स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। ये कहाँ बन रहा है, एक स्पेशल बॉडी है प्लांट के ग्रीन पार्ट के पास, वो स्पेशल बॉडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं अभी, क्लोरोप्लास्ट। तो उसमें एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का, वो है क्लोरोफिल, और उसी में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला साइंटिस्ट आता है T.W. एंगलमैन। तो T.W. एंगलमैन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था।
वो भी देख लेते हैं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली देखिए TW इंगलमैन ने एक प्रिज्म यूज़ किया था। तो जब सनलाइट प्रिज्म के थ्रू जब प्लांट पे पड़ा तो उससे जो तरह तरह के लाइट निकलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म से जो विबग्योर जो कलर होता है, एक लाइट में सनलाइट में 7 कलर होते हैं, तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो अलग अलग पड़ते हैं। तो वो क्या देखा उन्होंने कि एक ग्रीन एल्गा लिया था। ग्रीन एल्गा जो हो गया में से एल्गी, ठीक है। तो उन्होंने एक ग्रीन एल्गा लिया था और एक सस्पेंशन में डाला जो कि एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन था। और ग्रीन एल्गा का नाम था क्लैडोफोरा। तो एक ग्रीन एल्गा लिया जिसका नाम है क्लैडोफोरा और उसको एक सस्पेंशन में डाल दिया। और वो सस्पेंशन था एरोबिक बैक्टीरिया का। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उसमें डाल दिया। उसमें प्रिज्म के थ्रू लाइट डाला, 7 कलर डले। 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ साइड में। WIBGYOR, यही 7 कलर होते हैं, ठीक है। V से हो गए वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, ठीक है। तो ये प्रिज्म से ये लाइट पड़ा प्लांट के ऊपर। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। द बैक्टीरिया वाज यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B discussed in sections 13.4. तो इसमें बेसिकली क्या देखा, जब प्रिज्म के थ्रू लाइट पड़ा ना प्लांट में और उसमें बैक्टीरिया पे पड़ा। बेसिकली तुम्हारा ग्रीन एल्गा लिया था क्लेडोफोरा, एरोबिक बैक्टीरिया का सॉल्यूशन था। उसमें यह देखा कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है ना, जहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, वहीं पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और कहीं नहीं। जहाँ ऑक्सीजन का साइट है जहाँ से वो इवॉल्व कर रहा है, वहीं पे बैक्टीरिया पाया जा रहा है, वहीं वो भी अपना ग्रुप बना ले रहा है। तो और ये कौन सा रीजन में देखा, तो इन्होंने देखा कि जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट पड़ रहा है, रेड लाइट और ब्लू लाइट का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली यहाँ पे बी वाला ब्लू नहीं, वायलेट वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब का लेंथ क्या है कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो देखा कि ब्लू और रेड लाइट का जो जहाँ पड़ रहा है उसी रीजन में ज़्यादा ऑक्सीजन बन रहा है, उसी में बैक्टीरिया ज़्यादा जमा हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, एक तो एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो डिस्क्राइब हो गया कि कैसे तरह तरह के जो लाइट स्पेक्ट्रम वाले हैं वो कैसे किस लाइट में ज़्यादा ग्रोथ होता है, मीन्स कि किस लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट है और किस लाइट में कम, ये पता चल गया। ये किनके द्वारा? TW इंगलमैन के द्वारा। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल है वो भी पता है कि क्लोरोफिल ए क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। By the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis were known, namely that plant could use light energy to make carbohydrate from carbon dioxide and water. The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen involving organism was then understood as। तो इसमें यह कह रहा है कि 19th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, तो 19th सेंचुरी के मिडिल में फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सारा नॉलेज वर्ल्ड को पता चल चुका था कि आखिर में क्या होता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस बहुत नॉलेज पता चल गया। तो उसमें बेसिकली यही समझा गया था कि जो प्लांट जो है वो सनलाइट को यूज़ करता है, क्लोरोफिल में रिएक्शन चलता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के इस्तेमाल से रिएक्शन करा कर कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। तो उस समय जब ये समझा गया तो उस समय जो फॉर्मूला आया था वो ये था, ये स्टार्टिंग फार्मूला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बेसिकली क्या है? स्टार्टिंग फार्मूला है। तो ग्लूकोज का फार्मूला बेसिकली होता है C6H12O6, लेकिन यहाँ क्या CH2O। तो उस समय यही समझा गया था कि जो CH2O है वो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, जिसमें कि 6 कार्बन शुगर है, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद भी और भी जब और ज़्यादा डिस्कवरी हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो फिर एक बढ़िया फार्मूला है जो अभी के टाइम में हम लोग देखते हैं, वो भी पढ़ेंगे। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius von Neel.
who, based on his studies of purple and green bacteria, demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate. This can be expressed by. फिर एक साइंटिस्ट आते कॉर्नस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया, उन्होंने एक पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे किसने किया? कॉर्नस वैन नील। तो उन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली लाइट डिपेंडेंट, अगर सनलाइट नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये पहले भी लोग बता चुके हैं, लेकिन इनका माइलस्टोन क्या था? इनका मेन डिस्कवरी ये था कि जो कार्बोहाइड्रेट तो बन रहा है वो तो बता दिया पहले साइंटिस्ट ने, लेकिन कार्बोहाइड्रेट किससे बन रहा है ये नहीं बताया। तो कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया कि जब फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन जो है, जो वाटर से हाइड्रोजन आ रहा है, वही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है, जो वाटर से हाइड्रोजन आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। फिर उसके बाद जो फॉर्मूला आया वो ये आया, फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ वो देख लेते हैं। In green plants, H2O is the hydrogen donor and is oxidized to O2. अब कह रहा है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना उसमें हाइड्रोजन डोनर कौन होगा? जाहिर सी बात है वाटर ही होगा, H2O, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक तो CO2 हो गया ना, तो हाइड्रोजन है का डोनर कौन होगा? वाटर, H2। और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजन में। और रिड्यूस किसको करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा कार्बोहाइड्रेट में। तो वाटर का जो ब्रेक डाउन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, एक प्रोसेस होता है, वाटर जाता है ना उसका ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन निकलता है ना वो चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाने, और जो वाटर है ऑक्सीजन अलग होता है वही वहाँ से इवॉल्व होकर प्लांट रिलीज करता है। तो अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, तो ऑक्सीजन जो प्लांट से निकल रहा है वो बेसिकली जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, उसी का स्प्लिटिंग से वो टूट रहा है तो निकल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। Some organisms do not release oxygen during photosynthesis. When H2S instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. The oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen. Hence, he inferred that oxygen evolved by the green plant comes from hydrogen, not from carbon dioxide. तो कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या बताया? कॉर्नेलियस वैन नील ने पहले तो ये बता दिया कि भैया हाइड्रोजन ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। ठीक है, और फिर ये भी बताया कि हाइड्रोजन आ कहाँ से रहा है, तो H2O से, वाटर से आ रहा है। ये तीसरा क्या उन्होंने बताया, जो एक्सपेरिमेंट किया था पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें देखा कि भैया यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं निकल रहा, ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन निकाल रहा है लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। यहाँ पे क्या निकल रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन होने पे यहाँ सल्फर और सल्फेट निकल रहा है। प्लांट में ऑक्सीडेशन होने पे ऑक्सीजन निकलता है। तो कॉर्नेलियस वैन नील ने यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन जो प्लांट निकालता है ना वो बेसिकली H2O से ही निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। ठीक है, कितना चीज़ बताया कॉर्नेलियस वैन ने? पहले तो ये बता दिया कि हाइड्रोजन ही रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बोहाइड्रेट बना देगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन आएगा कहाँ से भैया, तो वाटर से ही आएगा। फिर ऑक्सीजन भी कहाँ से आ रहा है, तो वो भी वाटर के ही स्प्लिटिंग से आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जाके जब कॉर्नेलियस वैन नील ने सब बताया तब जाके ये एक एक्सपेरिमेंट आया। इसीलिए कहता है कि जो माइलस्टोन था इसी के द्वारा दिया गया था। तब जाके एक रियल फार्मूला आया जो अभी के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं। 6CO2 + 12H2O रिएक्ट किया लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में, अब बनाया C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, प्लस 6H2O + 6 ऑक्सीजन। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाया, लेकिन यहाँ पे वाटर का भी मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, आज जिनको केमिस्ट्री आता है ना, जिनको इक्वेशन को बैलेंस करने आ रहा है, वो इसको आराम से तोड़ के समझ सकते हैं। उनको फिर समझ में आएगा हाँ ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है, ये जो नंबरिंग बैठ रहा है, क्यों 6H2O है, क्यों 12H2O ही लिया गया था, क्यों नहीं 12 से ज़्यादा लिया गया था, वो समझ में आ जाएगा जब आप इसको इक्वेशन को बैलेंस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो किससे आ रहा है, वो वाटर से आ रहा है। जो रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज़ किया गया, तो रेडियो आइसोटोप टेक्निक से ये पता चल गया कि ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है। और ग्लूकोज का रियल फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक है हम लोग का, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ, जो आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा हो और इजी भी लग रहा हो। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो ना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले भी बहुत वीडियो देखे लेकिन सब्सक्राइब नहीं है, तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अंत तक वीडियो देखें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट बॉक्स में ही बताएं, और किन्हीं को ज़रूरत हो तो शेयर भी करें। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मुझे पता है आप लोग कीजिएगा, इतना तो हेल्प आप लोग मेरा कर ही सकते हैं। और करना क्या है, यूट्यूब में तो फ्री में एजुकेशन मिल जा रहा है। मैं इतने अच्छे से पढ़ा हूँ कि आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ये इसमें पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, उसमें होता है। ग्रीन पार्ट में भी कहाँ, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, उसमें भी कहाँ, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम होगा। ग्रैनम में भी कहाँ, ग्रैनम में थैलाकोइड, थैलाकोइड में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में आपका मिलेगा क्लोरोफिल, वहाँ जाके फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है, प्रोसेस में, दो तरह का नहीं, उसमें दो प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। Photosynthesis does take place in the green leaves of plant, but it does so also in the other green parts of the plant. अभी बोला green leaves या तो green part में होगा। The chloroplast there is a membranous system consisting of grana, stroma, lamella and matrix. तो आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी है जो चैप्टर 8 है, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वहाँ मैंने क्लोरोप्लास्ट में अच्छे से उसका सिस्टम, उसका फंक्शन और उसमें जितने तरह का ऑर्गेनेल्स है सब कुछ मैंने बताया। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है ये भी मैंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, तो जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, वही रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो लाइट एनर्जी को अपने तरफ ट्रैप कर लेगा, और ट्रैप करके उसके बाद फोटोसिंथेसिस करेगा, उसमें से एटीपी एनर्जी बनाता है और एनएडीपीएच बनाता है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है दो तरह का होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन में बेसिकली एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो वाटर का स्प्लिटिंग होता है, उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और वो ऑक्सीजन बाहर निकल के आ जाता है, और एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है जिसमें कि एटीपी बनेगा, और एनएडी जो है, एनएडीपी, वो रिड्यूस हो जाएगा एनएडीपीएच में, ठीक है। ये हो गया लाइट रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन क्या है, तो डार्क रिएक्शन में बेसिकली जितना भी एनर्जी बना ना लाइट रिएक्शन में, और जो हाइड्रोजन हुआ, उन सभी प्रोडक्ट का, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज़ करता है डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में बेसिकली क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और वो कैसे बनेगा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के थ्रू। तो देखिए यही है डार्क रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन का ये मतलब मत समझिएगा कि ये अंधेरे में हो रहा है, मैंने इसे रात में प्लांट में प्रोसेस चल रहा है डार्क रिएक्शन हो रहा है, नहीं नहीं, ये हो जाता है आपका दिन में ही, जब लाइट रिएक्शन जो चलता है ना उसी के साथ डार्क रिएक्शन भी चलता है। जैसे लाइट जाता है, लाइट रिएक्शन बंद होता है, तो कुछ ही समय में डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगा, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग अपने स्क्रीन में ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये देखिए बाहर का आउटर मेम्ब्रेन है, फिर अंदर का इनर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स हो गया पूरा, ये राइबोसोम हो गया यहाँ पे, फिर इस मैट्रिक्स को, और क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है, जो अंदर का पानी है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और ये देखिए स्ट्रोमा ग्रेन्यूल हो जाएगा, फिर इसमें लिपिड होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी लिपिड होता है, ये मैंने चैप्टर 8 में बताया हुआ है। ये हो गया आपका स्ट्रोमल एमिली,
और ये जो हो गया, ये हो गया ग्रेना। ठीक है, ग्रेना में एक को बोलेंगे थैलाकॉइड, एक ग्रेना को, और उसी में होगा क्वेंटाजोम, और क्वेंटाजोम में होता है क्लोरोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कितने तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली समझ लीजिए, इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, शॉर्ट में बता देना। फोटोसिंथेसिस में 4 तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। जिसमें कि क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी जो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल होता है, ये होता है एसेसरी पिगमेंट, जो कि क्लोरोफिल ए को मदद करता है फोटोसिंथेसिस और खाना बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होगा, क्लोरोफिल बी येलो कलर का, ज़ैंथोफिल बी येलो कलर का, कैरोटीनॉइड येलो या फिर येलो से ऑरेंज का, रेड भी होता है। तो ये पिगमेंट का काम क्या है? ये सारे पिगमेंट का काम है कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसमें से एब्जॉर्ब करके अपना एनर्जी निकालते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसमें देखिए एक पिगमेंट क्यों नहीं है, सिर्फ क्लोरोफिल ए ही क्यों नहीं है? तो ये क्लोरोफिल ए भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अगर लाइट तो बहुत पड़ता है ना, अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो क्लोरोफिल ए डैमेज कर जाएगा। इसीलिए क्या कहता है, जो बाकी सब जो लाइट है ना, वो सब भी मानी बाकी सब जो पिगमेंट है वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर वो क्या है, क्लोरोफिल को ए को मदद करेगा खाना बनाने में। इसीलिए सब ये पिगमेंट के पास कैपेबिलिटी होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए एक यहाँ चीज़ है, यहाँ देखिए ये 7 कलर का विबग्योर। विबग्योर से अब क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो चीप पिगमेंट होता है प्लांट का, अब बाकी सब जितने होते हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, वो एसेसरी पिगमेंट होते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। Other thalloid pigments like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoid which are called accessory pigments, देख रहे हैं मैंने बताया था accessory pigment, यहाँ भी लिखा हुआ, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation. देखिए क्लोरोफिल ए जो अब ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा ना, सिर्फ अकेले ही किया जा रहा है, तो वो उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कोई भी काम अकेले नहीं किया जाता, वो ग्रुप पे किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे भी आपका अदर पिगमेंट्स भी होते हैं जिसको एसेसरी पिगमेंट बोलेंगे, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। ये क्या करेगा, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी बना रहा और सारे एनर्जी क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र कर दे रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप पहला जो रिएक्शन है वो है लाइट रिएक्शन, अब इसके बाद आएगा डार्क रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन में वाटर का स्प्लिटिंग होता है, और वाटर का स्प्लिटिंग कैसे होगा वो भी देखते हैं। लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH। इसमें कह रहा है कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है। तो लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी बोलेंगे। अगर कहीं आपको क्वेश्चन आ गया कि फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड या फोटो अदर नेम ऑफ फोटोकेमिकल फेज, ऑप्शन में दिया अगर लाइट रिएक्शन, तो जल्दी से उसको टिक कर दीजिएगा। और भी एक रिएक्शन बोलते हैं अपहिल रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलेंगे, फोटोकेमिकल फेज भी बोलेंगे और अपहिल रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर वाटर का स्प्लिट किया, फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ किया, और इसमें ATP और NADPH भी बनाया, जो कि डार्क रिएक्शन में बाद में यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन में, वो 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये वर्ड ही बता रहा है कि जो लाइट को हार्वेस्ट करेगा, मीन्स यूज कर रहा है, तो ये पिगमेंट को ही कह रहे हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट्स को कह रहे हैं। वो 2 सिस्टम में बढ़ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है,
तो ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बेसिकली जैसे जैसा डिस्कवरी होते गया ना, वैसा वैसा नाम पड़ते गया। ये लोग के डिस्कवरी के बेसिस में है इसका सीक्वेंस, फंक्शन के बेसिस पे नहीं है। ठीक है। अब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो जिसमें पिगमेंट्स होता है, उसमें एक दो या तीन चार पिगमेंट्स नहीं होते हैं, बल्कि जो चार तरह के पिगमेंट्स होते हैं ना, वो सैकड़ों नंबर में से हंड्रेड्स के नंबर में वो पाए जाते हैं, और वो सभी के सभी क्या है, प्रोटीन में अटैच रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स except one molecule of chlorophyll A forming a light harvesting system also called antenna। तो इसमें कह रहा है कि दोनों फोटो सिस्टम जो है 1 और 2, उसमें सारा पिगमेंट रहेगा, बस एक पिगमेंट का एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा कि जो फोटो सिस्टम है, दोनों फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल नहीं होगा। और वो क्या करेगा, वो उनको एंटीना कहेंगे। तो एंटीना क्या हो गया, लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो फोटो सिस्टम है, उन्हीं को हम लोग कह रहे हैं एंटीना। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. The single chlorophyll A molecule forms the reaction center. The reaction center is different in both the photosystem. अब क्या है कि पिगमेंट्स का पहले बता दिया भैया कि पिगमेंट जो है सबका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना और एनर्जी बनाना, और उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र कर देना। तो अब यहाँ क्लोरोफिल ए क्या करेगा, जैसे देखिए आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले आया प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, लाइट का। तो क्लोरोफिल ए क्या बनाएगा, वो सबसे पहले रिएक्शन सेंटर बनाएगा, मीन्स जहाँ पे लाइट आ रहा है और रिएक्शन कर रहा है वहाँ के मॉलिक्यूल के साथ। तो रिएक्शन सेंटर बनाए, वहाँ क्लोरोफिल ए रहेंगे, और बाकी सब मॉलिक्यूल जो है वो भी साइड में रहेंगे, जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, मीन्स क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो वो क्या क्या रिएक्शन सेंटर बनाते हैं। तो रिएक्शन सेंटर जो होता है दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग होगा। फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर होगा, उसमें क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन पीक होगा वो होगा 700 नैनोमीटर, इसीलिए उसको फोटो सिस्टम 1 को हम लोग P700 भी कहते हैं। फोटो सिस्टम 2 का जो एब्जॉर्प्शन पीक होगा क्लोरोफिल ए का, वो होगा 680 नैनोमीटर, इसीलिए फोटो सिस्टम 2 को P680 भी कहते हैं। तो जल्दी से बताइए, P700 किस फोटो सिस्टम को कहते हैं? जी बिल्कुल सही, फोटो सिस्टम 1 को कहते हैं। और P680 किस फोटो सिस्टम को कह रहे हैं? वो हम लोग कह रहे हैं फोटो सिस्टम 2 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तक तो समझ गए कि कहाँ शुरू में क्या क्या हो रहा है। अब आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दी फोटो सिस्टम 2। ठीक है, यहाँ पे 2 का बात हो रहा है, 2 से शुरू होता है। इन फोटो सिस्टम 2 सॉरी, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit further from atomic nucleus. These electrons are picked up by an electron acceptor, which passes them to an electron transport system consisting of cytochrome. यहाँ बेसिकली होगा क्या, तो जब फोटो सिस्टम 2 है 680 नैनोमीटर का, फोटो सिस्टम 1 है 700 नैनोमीटर का लाइट, तो जब लाइट पड़ा तो उसमें से 680 नैनोमीटर का जो लाइट है वो फोटो सिस्टम 2 में जाएगा। तो जैसे ही लाइट पड़ा ना उस पर, तो वहाँ के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे रेड लाइट पड़ा 680 नैनोमीटर का, वहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन है वो सब एक्साइटेड हो गए और वो जंप कर गए, वहाँ से जहाँ थे वहाँ से जंप करके बाहर आ गए, दूर चले गए। फिर वहाँ से एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर होके फिर जाके कहाँ गए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो वो जैसे लाइट आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, उन्होंने उछाल मारा। तो जैसे वो उछले तो उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो वहाँ था वहीं पे वो मौका लगाया हुआ था कि यार जैसे आएगा एक्साइटेड होगा, ये अपने ही उछलेगा, मेरे पास आ जाएगा। फिर तुरंत से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उन सभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, पकड़ लिया। अब फिर उसको कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो साइटोक्रोम बी होता है, ठीक है, और भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो जो ये मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का ना, जो लाइट आया, एक्साइटेड हुआ, जंप किया, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको पकड़ा, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है जिसमें साइटोक्रोम है उसमें जाके ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें पास कर दिया। ठीक है,
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ ना वो डाउन हिल हुआ, मीन्स नीचे की ओर हुआ। ठीक, डाउन हिल कौन सा, डायग्राम में देखिए। तो डायग्राम में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, ये जो जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन बन रहा है, तो इसमें लाइट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे हैं, एक्साइटेड होने के बाद ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है ये नीचे की ओर आ रहा है, ये देखिए यहाँ नीचे की ओर आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कि साइटोक्रोम ये सब यूवी क्यू नॉन ये सब रहेगा यहाँ पे। तो ये कैसा हो गया, डाउन हिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but are passed on the pigments of photosystem 1. Simultaneously, electrons in the reaction center of photosystem 1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential. तो इसमें क्या किया, तो फोटो सिस्टम 2 में जहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से, वो क्या किया गया, वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, बल्कि वहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन था वहाँ से उसको पास कर दिया गया फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट के पास। वहाँ भी फोटो सिस्टम 1 में भी क्लोरोफिल ए बी सब है, वहाँ पे उसको पास कर दिया गया। फिर फोटो सिस्टम 1 में भी लाइट पड़ा। अब बताइएगा फोटो सिस्टम 1 में कितना नैनोमीटर का लाइट पड़ेगा जो एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल सही, फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर का रेड लाइट का वेवलेंथ पड़ा। फिर वो उसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए और वो भी जंप किया, और फिर वो उसका भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, और देखा कि जिसमें ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल है वो वाला को। ठीक है, सेम रिएक्शन चल रहा है, पहले फोटो सिस्टम 2 में होता है, फिर वही फोटो सिस्टम 1 में भी हो रहा है, और फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन्स है बाद में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू फोटो सिस्टम 1 के ही पिगमेंट के पास चला जा रहा है। देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव्ड डाउन हिल अगेन, अब फिर से डाउन हिल मूवमेंट हुआ, फिर से नीचे की ओर आया, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रीच NADP। ठीक है, और इसमें डाउन हिल हुआ, इसमें क्या हुआ, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल था NADP उसके पास गया, तो इलेक्ट्रॉन को डाउन हिल किया, वो चला गया NADP के पास। NADP के पास जाके इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिड्यूस कर दिया, NADP को रिड्यूस कर दिया इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाया, NADPH2, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं NADPH+H। ठीक है, this whole scheme of transfer of electron starting from PS means photosystem 2 uphill to the acceptor, down the electron transport chain to PS1, excitation of electrons, transfer of another acceptor, and finally downhill to NADP, deducting it to called NADPH is called the Z scheme। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सॉरी ये वाला ये जेड स्कीम है। सबसे पहले शुरू हुआ फोटो सिस्टम 2 से, यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे आया डाउन हिल हो गया, फिर यहाँ के पिगमेंट में इलेक्ट्रॉन आ गया फोटो सिस्टम 2 का, जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये 1 है, तो 2 का 1 में चला गया यहाँ से इस प्रोसेस से, फिर इस पर भी लाइट पड़ा 700 नैनोमीटर का, ये भी एक्साइटेड होके यहाँ चला गया, और यहाँ वाला भी इलेक्ट्रॉन है ही, और ये भी सब मिल के वो ऊपर गया, और वो क्या किया, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटो सिस्टम 1 का एक्सेप्ट किया वो NADP के पास भेज दिया, तो देखिए यहाँ पे फिर डाउन हिल हो रहा है, फिर यहाँ पे NADP को रिड्यूस करके क्या बना दिया, NADPH2। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें एक जेड फॉर्म बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को कहते हैं जेड स्कीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब वाटर का स्प्लिटिंग कैसे होगा ये देखें, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा। You would then ask, how does photosystem 2 supply electrons continuously? The electrons that were moved from photosystem 2 must be replaced. This is achieved by electrons available due to splitting of water. The splitting of water is associated with the photosystem 2.
इसमें ये कह रहा है कि फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो कर दिया हुआ अपना, उसमें लाइट पड़ा वो ट्रांसफर कर दिया फोटो सिस्टम 1 में, तो कंटिन्यूअसली कैसे सप्लाई कर रहा है? फोटो सिस्टम 2 में भी तो इलेक्ट्रॉन आते रहना चाहिए ना पीछे, तभी ना आगे से वो ट्रांसफर कर रहा है, तो कैसे आ रहा? तो फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन घटने नहीं दे रहा कंटिन्यू, उसमें भी आते जा रहा, वो हो रहा है वाटर के स्प्लिटिंग से। वाटर का स्प्लिटिंग होता है और उससे स्प्लिटिंग होके उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 2 में जा रहा है, फिर उसी से एक्साइटेड होकर फोटो सिस्टम 1 में जा रहा है। ठीक है, तो वाटर स्प्लिटिंग जो होगा वो कौन से सिस्टम में होगा? फोटो सिस्टम 2 में। तो वाटर जो स्प्लिट होता है उसमें 2 हाइड्रोजन आइटम बनते हैं, ऑक्सीजन आइटम बनता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वही इलेक्ट्रॉन बाद में फोटो सिस्टम 1 में चला जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? नेट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, मीन्स नेट में सब कुछ खर्चा इस्तेमाल करके जो बचता है वो ऑक्सीजन बचता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 1 में तो घट रहा है, उसको 1 कर रहा है, उसको तो फोटो सिस्टम 2 प्रोवाइड कर दे रहा है। क्योंकि देखो फोटो सिस्टम 1 में भी एक्साइटेड हुआ लाइट पड़ने पे, लेकिन फोटो सिस्टम 2 भी तो प्रोवाइड कर रहा है उसको, उसको डबल हो जा रहा है। अब फोटो सिस्टम 2 में जो एक्साइटेड होकर जा रहा है फोटो सिस्टम 1 में, उसको कौन दे रहा है? तो वाटर का स्प्लिटिंग। तो वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ होगा? फोटो सिस्टम 2 में। और उससे क्या क्या निकलेगा? 2 हाइड्रोजन का आइटम और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वाटर स्प्लिटिंग कहाँ हुआ? फोटो सिस्टम 2 में। अब इसके आगे का जो टॉपिक है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली अपने अगले वीडियो में। इसमें हम लोग को यही पढ़ना है जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो मैंने कौन सा साइक्लिक कौन सा नॉन साइक्लिक कैसे हो रहा है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे की टॉपिक पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं 20 पेज का चैप्टर है, और अभी तक 1 घंटे लगभग 50 मिनट हो गया, 7 पेज में ही 50 मिनट हो गया। एक एक लाइन करके पढ़ाना पड़ता है, टाइम लगता है। तो एक वीडियो में कवर करने जाएंगे तो पता चलेगा भैया कि 2 से 3 घंटा का वीडियो बन गया, इतना MB का बन गया कि मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फ़ायदा नहीं ना है। तो चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो, और अब इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग मेरी जितनी वीडियो बना के डालो, जो भी देखिएगा ना, तो आप लोगों को कहीं भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी कीजिए, सफिशियंट है। हर एग्ज़ाम निकलेगा आप लोग को, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर।